सम्मिलित होने के लिए अलीगढ़, दिल्ली और बनारस से आए हुए विद्वज्जन, राजकीय महाविद्यालय खैर के विद्वान प्राध्यापकगण, सामने बैठे हुए बेटे और बेटियों, मैं भी राजकीय महाविद्यालय में ही हूँ और कई साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूं कि राजकीय महाविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम हो पाते हैं। हमारे बच्चों को भी ऐसे कार्यक्रमों का अभ्यास थोड़ा कम होता है। 12 मार्च को इसी किताब पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रामचंद्र शुक्ल सभागार में कार्यक्रम हुआ था, तो लगभग 250 विद्यार्थी शुरू से लेकर आखिर तक डटे रहे थे। 4.5 घंटे का कार्यक्रम हुआ था। लेकिन राजकीय महाविद्यालय के हमारे विद्यार्थियों का अपना ओरिएंटेशन है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। ऐसे कार्यक्रमों का अभ्यास थोड़ा सा कम होता है। इसलिए भी जगन्नाथ जी का यह प्रयास और आदरणीय प्राचार्य जी का यह पूरा संरक्षण और भी मूल्यवान हो जाता है। में ऐसे कार्यक्रम करवाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय में ऐसा कार्यक्रम कराना चुनौती से भरा होता है। जाहिर सी बात है कि जहां रोशनी की जितनी जरूरत है, रोशनी वहां पहुंचनी चाहिए। यह रोशनी यहां पहुंची है, हम लोग यहां आ पाए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आप तक अपनी बात पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यह जो किताब आई है, इसकी तरह तरह से प्रशंसा हुई है और तरह तरह से इसकी सीमाएं भी बताई गई है। वह सब कबूल है, क्योंकि वो सब मेरा है, वो सब हम सब लेखकों का, उसकी अच्छाइयां भी और उसकी सीमाएं भी। मोहब्बत जब करते हैं तो सब सहते हैं, अच्छाई को भी और सामने वाले की कमजोरियों को भी। एक बात कह दूं, आप सब विद्यार्थी हैं, आगे चलकर बहुत काम आप लोग करेंगे। आप अपने जमाने के बारे में बोलना शुरू कीजिए। आप पर इतने प्रहार शुरू होंगे कि आप में बहुत सहन शक्ति की जरूरत पड़ जाएगी। आप 500 साल पहले की चीजों के बारे में बोलें तो हो सकता है कि आपको कम चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन अपने जमाने की चीजों के बारे में जरा आप बोलना शुरू करें तो आपके सामने बहुत चुनौतियां आएंगी। मैंने छायावादी काव्य कोश बनाया, कहीं से कोई चुनौती नहीं आई। मैंने प्रसाद काव्य कोश बनाया, केवल बड़ाई मिली। निराला काव्य कोश बनाया, केवल बड़ाई मिली। वीर भारत तलवार पर एक अंक का संपादन किया, खुल के लोगों ने निंदा की। मैनेजर पांडे पर एक आलोचनात्मक पुस्तक मैंने लिखी, लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझसे बात तक नहीं की, अपनी नाराजगी भीतर भीतर छिपाए रखे। और अब एक पायदान और नीचे उतरकर जब श्री प्रकाश शुक्ल पर मैंने इस किताब का संपादन किया, तो जाहिर सी बात है कि कठिनाई थोड़ी सी और बढ़ेगी। लेकिन एक बात मैं कह दूं, आदरणीय कमलानंद झा साहब बैठे हैं सामने। विद्यापति से लेकर नागार्जुन तक की यात्रा उन्होंने तय की है, और अभी जब उन्होंने वक्तव्य दिया है इस किताब के बारे में, सब मिला करके देखिए, जरूरी नहीं है कि आदमी हर कवि पर काम करे, लेकिन उसके बोलने से मालूम हो जाएगा कि उसको क्लासिकल पोएट्री की कितनी समझ है और मॉडर्न पोएट्री तक वो कहां तक अपनी समझ रखता है। कमलानंद झा साहब के बातचीत से आपको साफ समझ में आएगा कि समकालीन कविता को भी समझने की उनमें कितनी बड़ी क्षमता है। इसलिए ये दोनों काम जरूरी है। जो लोग ये विंध्याचल जी से जो लोग शिकायत कर रहे थे कि कहाँ प्रसाद और कहाँ श्री प्रकाश शुक्ल, वो ना समझदार लोग हैं। दोनों को पढ़कर देखिए, उसके बाद ही आपके पास कविता की एक मुकम्मल समझ मिलेगी। एक बात मैं और कह दूं, इसी अलीगढ़ शहर के एक शायर थे शहरयार साहब ने उमराव जान के गीत लिखे थे। उस गीत में एक लाइन है कि एक तुम ही नहीं तन्हा
उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों। जिसके हजारों दीवाने नहीं होंगे उस पर किताब नहीं आ सकती है ऐसी। मैंने और भी कई योजनाएं बनाई और दीवानों की कमी के कारण योजना फेल हो गई, लिखने वाले नहीं मिले। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं जानबूझ के कि कौन कौन सी योजना मैंने बनाई, लेकिन मैंने इसके पहले भी कुछ योजनाएं बनाई थी और मुझे पर्याप्त लेख नहीं मिले लोगों के। तो एक बात मैं यहां साफ कर दूं कि समकालीन लेखकों पर जब आप लिखने जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपको पूरी संख्या में लेख हो सकता है कि न मिले। दूसरी बात, ये स्थापित लेखक पर आप कोई किताब निकाल रहे हैं, आप लेख मंगा रहे हैं, जैसे कि राकेश रेणु कह रहे थे। देखिए, उन्होंने आजकल जैसी पत्रिका का संपादन किया है और पूरा जीवन उन्होंने संपादन किया है। वो एक अच्छे संपादक के गुणों के बारे में बता रहे थे। लेकिन जब आप एक नए विषय पर काम करते हैं तो पहली समस्या होती है लेख नहीं मिलते हैं। और जब आप बहुत इसरार करके लोगों से लेख मंगवाते हैं तो कभी कभी नैतिक रूप से भी आपके सामने कुछ बंधन आ जाते हैं कि आपको उन लेखों को जगह देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हो सकता है कि जिसने कष्ट उठा करके कुछ लिखा है उसे बुरा लगे। मैं मानता हूं कि इससे हमारा आयोजन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ये एक व्यवहारिक समस्या है। हम छांटने की स्थिति में तब होते हैं जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा लेखन मौजूद हो। एक अगली बात पर और उन्होंने अपनी बात कही, उसमें जो कविताएं दी गई हैं वे नहीं भी होती तो ठीक चलता काम। जिस दृष्टि के कारण वह कविता रखी गई है उसके बारे में मैं अपना मत रख रहा हूं, क्या सोचकर मैंने ये रखा था। केवल श्री प्रकाश जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, हिंदी में कई कवि ऐसे हुए जिन पर दूसरे कवियों ने कविता लिखी। घनानंद पर वो क्या नाम था, ब्रजवासी या हाँ ब्रजराज किया था, उन्होंने घनानंद पर कुछ कविताएं लिखी थी। त्रिलोचन ने तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी ऐसी कविता लिखी। नागार्जुन ने तुलसी बाबा साथ रहे तो नहीं बिसरब हम शब्द सुधरली, मैथिली में कविता उन्होंने लिखी थी। निराला ने रविदास पर कविता लिखी है। कुछ कवियों को यह भाग्य मिलता है कि उस पर दूसरे कवि कविता लिखते हैं। आने वाले समय में अमरजीत राम कैसे कवि होंगे पता नहीं, कुमार मंगलम रणवीर कैसे कवि होंगे पता नहीं, गुणेंद्र पटेल कैसे कवि होंगे पता नहीं। जब कवि ही समकालीन है तो उन पर लिखने वाला तो अभी नवजात है। एक नमूना पेश किया गया है, केवल एक कोशिश की है हमने कि देखिए एक कवि अपनी काव्य प्रतिभा को अगली पीढ़ी में संक्रमित कर रहा है। वह इतना वैभवशाली है कि उससे प्रभावित होकर कुछ कवि अपनी कलम उसे विषय बना करके चला रहे हैं। एक कवि का काव्य वस्तु बन जाना उसकी उपलब्धि होती है। बहुत तरह से चीजों को देखा जाना चाहिए। यही सोचकर एक विनम्र प्रयास है कि कविता दे दी गई। हो सकता है कि कविताएं बहुत अच्छी ना हो सकता है ये कवि बाद में बहुत सफल ना माने जाए, लेकिन एक कवि के व्यक्तित्व पर जब बात की जा रही है उसमें भी एक और ध्यान रखिए। जिस कवि पर कोई किताब नहीं आई है, जिस कवि पर लंबे लंबे लेख नहीं लिखे गए हैं, उस कवि पर जब पहली किताब आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिचयात्मक आलोचना की थोड़ी संख्या ज्यादा होती। दोबारा जब आलोचना होती है, तीसरी बार जब आलोचना होती है तो परिचयात्मक आलोचना नहीं होती है, फिर उस आलोचना में जटिलता आने लगती है, आलोचना की भी आलोचना होने लगती है। विद्यापति पर जो राजकाज समाज नाम की किताब आई है सर की,
अब जाहिर सी बात है कि विद्यापति पर आज तक जो लिखा गया है उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात उसमें कही होगी। तो अब वो किताब परिचयात्मक आलोचना की किताब नहीं हो सकती है। अगर कोई अब विद्यापति पर परिचयात्मक आलोचना की किताब लिखेगा तो विद्यार्थी के किसी काम के लायक हो सकता है वो, लेकिन हिंदी आलोचना की परंपरा में उस किताब की कोई जगह नहीं। इसलिए अभी तो शुरुआत है। मैंने BHU में भी कहा था कि इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए रोता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मूल्यांकन आज श्री प्रकाश जी का हो रहा है वह आगे ही बढ़े। श्री प्रकाश जी पर निर्भर करता है कि आगे उनकी काव्य यात्रा कैसी बढ़ती है। आज तक जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में प्रायः प्रथम दृष्टया उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को मिलाकर ही ज्यादातर लोगों ने चीजें लिखी। अरुण कमल जी का लेख हो या वहां से लेकर गोविंद पटेल जैसे नए लड़के का लेख हो, आप सब ने देखिएगा कि वे लोग श्री प्रकाश जी के आसपास के लोग हैं। श्री प्रकाश जी को जानने वाले आखिर कौन लोग होंगे? इतनी जल्दी कविता कहां तक पहुंच सकती है, यही एक चुनौती होती है। आज कविता ने जो फॉर्म इख्तियार कर लिया है कि अब कविता जबान पे नहीं रहती है, अब कविता कागज पर रहती है। एक कवि की कविता कहां तक कितने साल में पहुंचती है, ये सारी चीजें चुनौती की चीजें होती है। रामविलास जी ने निराला पर लिखा तो साथ रहते थे, उनके आसपास के लोग। कविता की आलोचना की पूरी परंपरा आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है कि उनके समय में अगर आलोचना जो भी लिखी गई है, शुरुआत जैसे हुई है, उनके आसपास के लोगों ने ही शुरुआत की है। नंद दुलारे वाजपेयी की किताब निराला पढ़ी है। उन्होंने निराला के बारे में पहले अपने व्यक्तिगत संपर्क का हवाला दिया है कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था और निराला उस समय गांव पर उनसे मुलाकात हुई थी तो कौन कौन सी घटना घटी थी, वहां से वे बढ़ते हुए उनकी कविता तक उतरते हैं। रामविलास जी भी यही काम करते हैं। तो श्री प्रकाश जी की किताब में भी यह गुण कहें या दुर्गुण कहें यह है, और वह अच्छा होगा बुरा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आलोचना की पुस्तकों की एक और विशेषता होती है कि वह बहुत जल्दी भुला दी जाती है। प्रेमचंद पर पहली किताब जो लिखी गई थी प्रेमचंद की उपन्यास कला, वह अभी 4-5 साल पहले भारत भारद्वाज जी ने उसको फिर से संपादित करके छपवाया है। मिश्र बंधु विनोद जैसी किताब लिखी गई, हम लोगों का पूरा विद्यार्थी जीवन गुजर गया, केवल नाम सुनते थे कि मिश्र बंधु विनोद नाम की कोई किताब है, हम लोगों ने देखी नहीं थी। अभी इसी साल 2024 में नई किताब प्रकाशन से मिश्र बंधु विनोद के दोनों खंड प्रकाशित होकर आए हैं, तब जाकर उस पुस्तक का दीदार हम कर पाए, उलट पुलट के देख पाए कि उस किताब में क्या है। एक और बात बता दूं, उस किताब में हमने खोज के देखा 1933 में अंतिम बार उस रिवाइज हुई है किताब, रामचंद्र शुक्ल उसमें नहीं है। आलोचना में गलती भी होती है। मिश्र बंधु से ये उम्मीद की जा सकती थी कि 1933 में तो कम से कम रामचंद्र शुक्ल की एंट्री हो जाती है उसमें, लेकिन रामचंद्र शुक्ल आलोचक के रूप में उसमें कहीं एंट्री उनको नहीं मिली है। गद्य के लेखकों में महात्मा गांधी का नाम उसमें शामिल किया गया है। आज गद्य के इतिहास में महात्मा गांधी को कोई शामिल नहीं करता है हिंदी गद्य के रचनात्मक इतिहास में। आलोचना में संभावना देखकर बात की जाती है, गलती हो सकती है। हो सकता है कि श्री प्रकाश जी पर जो किताब आई है भविष्य उसको खारिज कर दे, हो सकता है कि भविष्य उसको अमर कर दे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जो भविष्य के गर्भ में है उस पर भविष्य में बात होगी, लेकिन यह जरूर है कि यह परिचर्चा तब हुई उससे हमारे छात्र छात्राएं और जो भी इस परिचर्चा में शामिल हुए निश्चित ही समृद्ध हुए होंगे। जिनके निमित्त यह पूरा आयोजन है, यानी जिनके ऊपर जिनके रचनाक्रम पर यह किताब प्रकाशित हुई है,
वे हमारे